नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हमारा क्लास 12th का फिजिक्स का 5वां चैप्टर करने वाले हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, सो मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है एक स्टैंड अलोन चैप्टर भी तुम कह सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी अगर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पता है तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर को तुम अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है इट इज सबसे ज्यादा हलवा चैप्टर है। 16 पेजेस है तुम्हारे पास, इंक्लूडिंग 4 पेज तुम्हारे तो बस क्या बोलते हैं क्वेश्चंस पे भरे हुए हैं। ठीक है, एक बहुत आसान छोटा सा चैप्टर है। आई थिंक हम इसे आज की क्लास में से खत्म भी कर सकते हैं। 2 घंटे हैं हमारे पास, लेट्स डू दिस। ठीक है, सो मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो बार मैग्नेट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल जो हम लोगों ने केमिस्ट्री में अभी भी सीखा है, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अलग अलग प्रॉपर्टीज ऑफ हमारे मैग्नेट्स क्या क्या होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। सो बार मैग्नेट्स एंड द मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, प्लीज सब लोग यहां पे फोकस करो, आगे बढ़ते हैं। नाउ naturally occurring ore of magnetite attracts small pieces of iron towards itself. मैग्नेटाइट जो है वो क्या है, इट इज एन ओर ऑफ आयरन, आयरन का ही ओर है। उसके पास क्या होती है, नेचुरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं हमारा मैग्नेटाइट ओर। द फिनोमेनन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट एक्सेट्रा टुवर्ड्स द ओर इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एक फोर्स प्रोड्यूस कर रही है जिसके कारण तुम्हारा एक ऐसा मटेरियल जो है जो तुम्हारा अट्रैक्ट हो रहा है तुम्हारे मैग्नेट की तरफ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। द मटेरियल्स व्हिच एक्सिबिट दीस प्रॉपर्टीज आर नोन एज magnets. A magnet is a material or an object that produces its own magnetic field. खुद का अगर एक magnetic field produce कर सकता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, magnet. Now, the magnetic field is invisible, but it is responsible for most notable properties of magnets. Magnets हमारे दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है नेचुरल मैग्नेट, दैट इज तुम्हारे धरती से बाहर निकाल के उसको तुमने प्यूरिफाई कर दिया, तुम्हारा मैग्नेट तैयार। और दूसरा होता है मैन मेड मैग्नेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी बोलते हैं, दैट इज हम उनको कंट्रोल करते हैं। Now, natural magnets are generally irregular in shape and a weak magnetic strength होती है उनके पास। Now, on the other hand, artificial magnets have desired shape and strength, क्योंकि हम ही उन्हें डिजाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम ही उन्हें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो उनका पूरा का पूरा जो फ्यूचर है हमारे हाथ में रहता है। किस तरह से दिखना चाहिए, कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्या शेप का होना चाहिए, सारा का सारा हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेचुरल मैग्नेट्स जो होते हैं तुम्हारे क्या होते हैं, वीक स्ट्रेंथ के होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स तुम्हारे बहुत स्ट्रांग होते हैं। अ बार मैग्नेट, अ हॉर्सशू मैग्नेट, अ कंपास नीडल एक्सेट्रा आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। सबसे बड़ा नेचुरल मैग्नेट कौन सा है पता है तुम्हारा, हाँ, धरती। ठीक है, हाँ, धरती तुम्हारा क्या बोलते हैं, अंदर एक तरह से तुम्हारा जो मैग्मा और अलग अलग पार्टिकल्स घूम रहे हैं उसके कारण तुम्हारा क्या होता है, धरती एक नेचुरल मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। उसका नॉर्थ पोल कहां पे होता है, अंटार्कटिका में होता है। साउथ पोल कहां पे होता है, ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल में साउथ पोल होता है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अंटार्कटिका में नॉर्थ पोल होता है, धरती के अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट है, इमेजिन करो। उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अंटार्कटिका को दिखाएगा और उस बार मैग्नेट का साउथ पोल तुम्हारा ऊपर ग्रीनलैंड, रशिया, इन सभी एरियाज को दिखाएगा। ठीक है, the bar magnet. The bar magnet has two poles similar to the positive and negative charges of an electric dipole. One pole is designated as the north pole और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा south pole बोलते हैं। Now, when a bar magnet is suspended freely, these poles point approximately towards the geographical north and the geographical south. है ना, एक कंपास नीडल को अगर तुम अपने हाथ में रखोगे तो उसका जो नीडल है थोड़ा घूम घूम के एट द एंड ऑफ द डे क्या करेगा, नॉर्थ पोल, दैट मींस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा वो, है ना। नाउ लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी हमें पता है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। अगला, नाउ इफ अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड इन अ पाइल ऑफ आयरन फाइलिंग्स, मतलब आयरन के पाउडर में, आयरन पाउडर छोड़ो, तुम अपने मैग्नेट को क्या करो, सिर्फ जमीन में ऐसे गिरा दो, धरती के जो सॉइल है उसके अंदर इतना ज्यादा आयरन है ना, वो पूरा का पूरा जो मैग्नेट है तुम्हारा आयरन से चिपक जाएगा। तुम्हें आयरन फाइलेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जस्ट अपने मैग्नेट को नीचे जो मिट्टी है ना वहां पे गिरा दो, मिट्टी से आयरन बाहर निकल के आएगा। ठीक है, नाउ if a bar magnet is dropped in a pile of iron filings, then the maximum amount of filings get deposited near the ends of the magnet and almost nil in the
मैग्नेट के बीच में नहीं होते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो मैग्नेटिक बार मैग्नेट है उसके अंदर से जो तुम्हारा मैक्सिमम फील्ड लाइंस जो है यहां से निकल के बाहर आ रही है, ठीक है, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा इन दोनों कोनों में हमें हमारे जो फाइलिंग्स है, आयरन फाइलिंग्स है, चिपके हुए नजर आते हैं, ठीक है। द पैटर्न सजेस्ट, यहां पे देखो रे, हाँ उसको बाद में पढ़ो, ठीक है, हाँ यहां पे फोकस करो, वरना मैं ये पढ़। Okay, so these ends are called the poles of the magnet. The pole of a magnet can never be separated. इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास कभी भी एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल मिलेगा ही नहीं, मोनोपोल्स बोलते हैं उसे हम लोग, ठीक है। हाँ, जिस तरह से हम लोग हमारा एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं, एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज को रख सकते हैं, है ना, एक एटम में से थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज निकल के आ गया, मगर तुम्हारे पास कभी भी एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल होएगा ही नहीं। अगर तुम्हारे पास ये एक मैग्नेट का टुकड़ा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मान लो इसको तुमने आधा कर दिया तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो जाएगा, तुम्हें दोनों के दोनों मैग्नेट्स में दोनों के दोनों पोल्स नजर आएंगे, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है, एक बार मैग्नेट का जो फिजिकल लेंथ होता है वो उसका मैग्नेटिक लेंथ नहीं होता है। सो its direction is from the south pole to the north pole and it is represented by 2l। इसका मतलब क्या है, देखो समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट का क्या है, नेचुरल लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ जो होता है इसको हम लोग जीएल कहते हैं। यहां पे देखो, ठीक है, ये हाँ ये है बार मैग्नेट हमारे पास, ये बार मैग्नेट का नेचुरल लेंथ है, ठीक है, दिस इज द नेचुरल लेंथ, दैट इज द ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। और तुम्हारा जो एक्चुअल पोल जो होता है वो तुम्हारे ज्योमेट्रिक लेंथ के बराबर नहीं होता है, ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ा छोटा होता है। दैट मींस यहां पे तुम्हारा नॉर्थ पोल नहीं लग रहा है, तुम्हारा नॉर्थ पोल जो है थोड़ा अंदर लग रहा है। उसी तरह से साउथ पोल तुम्हारा यहां पे नहीं लग रहा है, साउथ पोल थोड़ा तुम्हारा अंदर लग रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं द इफेक्टिव लेंथ। समझ में आ गया, एक है तुम्हारा एक्चुअल ज्योमेट्रिक लेंथ, एक है तुम्हारा इफेक्टिव लेंथ। अब तुम मेरे से पूछोगे कि जो इफेक्टिव लेंथ है उसका मेजरमेंट कितना होगा, वो हमेशा 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ होता है। समझ में आ गया, 5/6 का मतलब जो भी तुम्हारे पास लेंथ है मान लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा 12 सेंटीमीटर का है मानो, ठीक है, तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, यहां से लेके यहां तक तुम्हारा अगर 12 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल जो पोल्स है तुम्हारे वो 10 सेंटीमीटर दूर ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 5/6 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर मिलता है हमें। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा इफेक्टिव लेंथ। समझ में आ गया। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट्स, बार मैग्नेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ कॉमनली नोन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आर गिवन बिलो। सबसे पहला अर्थ जो होता है हमारा सबसे बड़ा क्या है, एक बार मैग्नेट है। दिस the earth behaves as a magnet with the magnetic field pointing approximately from the geographical south pole to north pole। ठीक है, जोग्राफिकल साउथ से तुम्हारे जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से तुम्हारे फील्ड लाइंस निकलते हैं और साउथ के अंदर जाके अंदर जाती है तुम्हारे पास, ठीक है। नाउ attractive properties of a magnet, a magnet attracts ferromagnetic materials like iron, nickel and cobalt। ठीक है, आयरन, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। नाउ मैग्नेट इज बाइपोलर, इसका मतलब क्या है, वो कभी भी यूनिपोलर हो ही नहीं सकता, एक सिंगल पोल तुम्हारा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। हमेशा ही तुम्हारा ये जो मैग्नेट है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बाइपोलर ऑब्जेक्ट, दोनों के दोनों पोल्स उसके पास हमेशा मौजूद रहेंगे। एक है तुम्हारा नॉर्थ पोल, दूसरा है तुम्हारा साउथ पोल। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। नॉर्थ और साउथ ये तुम लोगों को पता है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ इंडक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, ये अगले चैप्टर का तुम्हारा शुरुआत है। इंडक्टिव प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या है, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉयज व्हेन अ पीस ऑफ सब्सटेंस सच एज सॉफ्ट आयरन, steel, cobalt, nickel, etc. is placed near a magnet, it acquires its magnetism। तुमने कभी ये गेम खेला है, तुम्हारे पास एक मैग्नेट है और तुम्हारे पास थोड़े बहुत पेपर क्लिप्स नीचे पड़े हुए हैं, तो एक मैग्नेट को तुमने क्या किया, एक पेपर क्लिप उस पर अटैच किया, उस पेपर क्लिप के नीचे तुमने एक और पेपर क्लिप लगाया,
अब सोच के देखो, तुम्हारा जो ओरिजिनल मैग्नेट है उसके पास क्या था, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, मगर जो नीचे एक और पेपर क्लिप है तुम्हारे पास, जैसे ये देखो, ये है तुम्हारा मैग्नेट, ठीक है, ये मैग्नेट हो गया, इसके नीचे तुमने क्या लगाया है, एक पेपर क्लिप लगाया है। अब इस पेपर क्लिप के नीचे तुम क्या कर सकते हो, एक और पेपर क्लिप तुम अटैच कर सकते हो, इसके नीचे एक और पेपर क्लिप तुम अटैच कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ओजी मैग्नेट जो है वो क्या कर रहा है, अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इसके साथ और इसके साथ शेयर करते जा रहा है, एक इंडक्टिव, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तुम्हारे इन सभी के सभी मटेरियल्स के अंदर। समझ में आ रहा है? Yeah. So, directive properties. When a bar magnet is suspended freely, it points in the north-south direction. That means एक डायरेक्शन तुम्हारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही तुम्हारा जो बार मैग्नेट है क्या बोलते हैं, अपने आप को ओरिएंट कर सकता है। ठीक है, अगर उसे फ्रीली ओरिएंट करने दिया जाए तो बीच से तुम उसको क्या करो, एक धागे से बांध के तुम उसे बेसिकली एलिवेट करने बोलो, वो क्या करेगा, हमारे धरती के नेचुरल नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाके अलाइन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ this is called the south pole of a magnet. Magnetic monopoles do not exist. We cannot isolate the north or the south pole of a magnet. That is, magnetic poles exist in pairs. हमेशा क्या करेंगे ये लोग, pairs में ही exist करेंगे। Magnetic monopoles ढूंढने के लिए बहुत सारे तुम्हारे, अगर तुम बिग बैंग थ्योरी देखते हो, ठीक है, एक शो है तुम्हारा बिग बैंग थ्योरी, उसके अंदर शेल्डन कूपर जो है वो मैग्नेटिक मोनोपोल्स ढूंढने जाता है अंटार्कटिका में, उसे नहीं मिलता, वो अलग बात है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स उसे नहीं मिलते। नाउ इफ अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू हाफ्स, वी गेट टू सिमिलर बार मैग्नेट्स विद समवॉट वीकर प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो एक बार मैग्नेट को जैसे तुमने तोड़ दिया तो वो दो अलग अलग मैग्नेट्स बना देगा जिनकी प्रॉपर्टीज तुम्हारे बड़े मैग्नेट से थोड़ी बहुत वीक होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So, unlike electric charges, isolated magnetic north pole and south pole are known as magnetic monopoles which do not exist. Magnetic monopoles तुम्हारे exist नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? They do not exist in nature. So, एक मैग्नेट को तुमने तोड़ दिया तो क्या करेगा अपने आप को, ये नॉर्थ के बराबर ही रहेगा, ये साउथ के बराबर रहेगा, मगर ये साउथ नॉर्थ बन के अपने आप को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कंसिडर अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 20 सेंटीमीटर्स, फाइंड इट्स ज्योमेट्रिक लेंथ। तो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, डाइपोल लेंथ दे रखा है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारा लेंथ, इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो क्या होता है तुम्हारे पास, 5/6 इंटू लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ के बराबर होता है, मगर तुम्हें यहां पे इफेक्टिव लेंथ दे रखा हुआ है और तुमसे ज्योमेट्रिक लेंथ पूछा जा रहा है, तो तुम्हारा ज्योमेट्रिक लेंथ क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू 6/5 मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू 6/5 मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा एक्चुअल लेंथ क्या है तुम्हारा 20, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4, 6 4 20, 24 सेंटीमीटर्स के बराबर हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल साइज ऑफ द मैग्नेट 24 सेंटीमीटर्स है और तुम्हारा जो इफेक्टिव मैग्नेटिक लेंथ है, ठीक है, डाइपोल लेंथ जिसको बोला जाता है, वो तुम्हारा कितना है, वो तुम्हारा 24 सेंटीमीटर है। अभी तक तुम्हें तुम्हारा पिछले चैप्टर से कुछ भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी है, सारे के सारे तुम्हारे फ्रेश कॉन्सेप्ट्स हैं, तो थोड़ा बहुत चीयर करो, क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है ना, thin bar magnet of length 4L is bent at the midpoint so that the angle between them is 60 degrees. Find the new length of the bar magnet. क्या हो जाएगा? हाँ, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको हमारा एक इट्स अ वेक्टर को हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टली, दैट इज ये वाला जो इफेक्टिव लेंथ है ये निकालना है। हमारा यहाँ पे एंगल कितना दे रखा हुआ है, 60 दे रखा हुआ है। सो यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, इफ आई हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा, अगर ये पूरा 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, हाँ, 60 का आधा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया। नाउ अगर मेरे को ये पूरा का पूरा जो लेंथ है ये 4L है, तो अगर तुमने बीच से इसको बेंड करके रख दिया तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, है ना। हाँ, अगर ये 40 है तो 20 हो गया, है ना, तो ये 2L के बराबर हो गया। नाउ ये लेंथ तुम्हारा 2L है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है।
नाउ ये लेंथ 2l के बाद यहां पे तुम्हारे पास 30 डिग्री आ रहा है, थोड़ा ट्रिगो का इस्तेमाल करो ना, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा इसको मान लो x, साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 2l के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2l साइन थीटा, है ना, तुम्हारे पास 2l साइन थीटा के बराबर हो गई। नाउ हमारा साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, सो 2l इंटू 1/2 कितना हो जाएगा l, अरे l, तो ये x की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारे पास एल हो गई। क्लास 10th में तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं, लैडर का लेंथ दे रखा हुआ है, लैडर का शैडो पूछ रहे कितना बड़ा होगा करके, समझ में आया, कोई नया फॉर्मूला नहीं है तुम्हारा, सिर्फ बेसिक ट्रिगो है। नाउ ये लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, अगर ये एल है और तो ये एल क्या हो जाएगा 2l, ठीक है, ये भी एल हो गया, एल प्लस एल इज इक्वल टू 2l के बराबर आ गया। हाँ हाँ, ये तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखो अगर तुम्हारा 60 डिग्री का जगह कोई और डिग्री में बेंड कर जाता तो, हाँ दिया तो 60 है तो क्या हो जाएगा एल और एल, हाँ कुछ तुम्हारी मर्जी, मेरे को वो दिखा नहीं, तुम्हें वो दिखा मेरे को वो नहीं दिखा। मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं अगर मेरे को क्या बोलते कोई बाइंड होता है तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री के चरणों में गिर जाता हूं। तुमने क्या किया, तुमने थोड़ा और कॉमन सेंस लगा के तुमने बोला सर ये तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो अगर ये 2l है तो ये भी आपका 2l होना चाहिए। मैंने वैसा सोचा नहीं, क्योंकि ये मैं जनरलाइज तरीके से देख रहा था, ठीक है, मगर समझ में आ गया ना, तुम्हारे पास अगर कोई भी अगर ऐसा एक बेंटेड एंगल है तो क्या हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्रीज है ये बन जाएगा तुम्हारा इफेक्टिव लेंथ हमेशा, ठीक है, दिस विल बी योर इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, तब हाइपोटेन्यूज निकाल लेना तुम लोग। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अच्छी बात है, मैंने सोचा नहीं है, अगली बार मैं इसको ध्यान रखूंगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर विजुअल एंड इंट्यूटिव रियलाइजेशंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे मैग्नेट से किस तरह से बाहर निकल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तुमने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा जब तुम शायद पहली बार मैग्नेट्स के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम्हारे स्कूल में एक ट्रे के ऊपर तुम्हारा एक पेपर लगा दिया जाता है, फिर उसमें एक मैग्नेट का बार रखा जाता है और उसके ऊपर एक पाउडर तुम्हारा धीरे 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 स्प्रिंकल करने बोलते हैं, और वो पाउडर क्या करता है एक लाइंस बना देता है तुम्हारे, है ना, अलग अलग लाइंस बनाता है, और पहली बार वो बोला जाता है कि इस तरह से मैग्नेट से बाहर एक इनविजिबल लाइन निकल के आ रही है, इसी को ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। उस समय ये डिस्कशन वहीं पे खत्म हो गया था, मैग्नेट है, मैग्नेट के बाहर कोई फील्ड लाइन निकल रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, फिनिश्ड, इतना। मगर अभी तुम्हें इसके बारे में थोड़ा और समझना पड़ेगा, ठीक है। सो the magnetic field lines are visual and intuitive realizations of the magnetic field. The magnetic field lines in a magnetic field are those imaginary lines which continuously represent the direction of the magnetic field. Magnetic field का डायरेक्शन जो दिखा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब तुम्हें एक यहां से देखो, ये है तुम्हारे पास एक मैग्नेट, यहां से एक फील्ड लाइन जा रही है, तुम्हें किसी भी पॉइंट पे उस फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो क्या करोगे, इस पॉइंट में अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस फील्ड का ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है, इस पॉइंट पे तुम्हारे फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा करके एक टैंजेंट बना दो, हो गया, ये टैंजेंट तुमने ड्रॉ कर दिया, इस कर्व के ऊपर अगर तुम एक टैंजेंट को ड्रॉ कर दोगे तो वो तुम्हारा उस पॉइंट पे डायरेक्शन दिखाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास एक टैंजेंट तुमने ड्रॉ कर दिया, यहां पे क्या हो जाएगा, एक और टैंजेंट तुम्हारा ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। इस तरह से जब तुम्हारे टैंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, इस तरह से तुम्हें क्या मिल रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, so properties of magnetic field lines, important properties of magnetic field lines। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, हाँ, नॉर्थ से निकलता है साउथ के अंदर जाता है, और अंदर तुम्हारा क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसी के मामले में तुम्हारे थोड़े अलग होते हैं। जो तुम्हारा एक पॉजिटिव चार्ज है ना, उसके अंदर कभी भी कोई फील्ड घुसेगा नहीं, ठीक है, इट विल नेवर गो इनसाइड, समझ में आ गया। तुम्हारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा फील्ड को बाहर निकलता रहेगा, और नेगेटिव चार्ज जो है वो फील्ड को अंदर लेता रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है तुम्हारा
मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है तुम्हारा एक कंटिन्यूअस लूप बनाता है। इसका मतलब क्या है, फील्ड के बाहर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट और अ सोलेनॉइड फॉर्म अ कंटिन्यूअस क्लोज लूप। Thus, this is unlike the electric dipole where the field lines begin from the positive charge and end on the negative charge or escape to infinity। ठीक है, तुम्हारा एक जगह आएगा दूसरी जगह से अंदर चले भी जाएगा। ठीक है, the tangent to the line at any given point represents the direction of the net field at that point। ठीक है, तुम्हारा जो ओवरऑल फील्ड है किस डायरेक्शन में जा रहा है वो तुम्हारा उस फील्ड लाइन के अंदर जो पॉइंट है उसके ऊपर जो टैंजेंट लगा है उससे हमें पता चलता है। अगला यहाँ पे द फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट, a current carrying finite solenoid and an electric dipole. At large distances, these field lines are very similar. The curve labeled 1 and तुम्हारा पहला है तुम्हारे पास and 2 are closed to the Gaussian surface। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा नॉर्थ पोल से बाहर निकल रहा है, साउथ पोल से अंदर घुस रहा है और साउथ मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी, मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लार्ज एरिया, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द तुम्हारे पास। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा मैग्नेट के पोल्स के करीब रहोगे, यहाँ पे देखो कितने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है फील्ड लाइंस की, मगर अगर तुम थोड़ा दूर चले जाओगे यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक लाइन तुम्हारी निकल के आएगी। जितना ज्यादा तुम मैग्नेट के करीब रहोगे उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके कारण ही तो होता है तुम्हारे दो, अगर एक मैग्नेट है और एक कॉइन है तुम्हारे पास, ठीक है, एक लोहे का कॉइन है तुम्हारे पास, जब तक तुम मैग्नेट को बहुत ज्यादा करीब लेके नहीं जाते तब तक कॉइन तुम्हारे मैग्नेट पे चिपकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये मैग्नेट के बहुत करीब रहेगा। करीब जितना मैग्नेट के रहोगे उतना ज्यादा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, बंद कर दो। नेक्स्ट टॉपिक, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। जिस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते उसी तरह से हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर उन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया तो इसका मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली सेम पॉइंट में दो अलग अलग डायरेक्शन निकल के आ जाएंगे, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, now it is defined as the strength of a magnetic pole to attract magnetic materials towards itself। ठीक है, now it is a scalar quantity, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर के बराबर होता है। समझ में आ गया कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से तुम्हारा एक मैग्नेट एक मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींच सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा पोल स्ट्रेंथ। नाउ the strength of north and south pole of a magnet is conventionally represented by प्लस एम और माइनस एम। जिस तरह से हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से नॉर्थ पोल को हम लोग एन प्लस एम से रिप्रेजेंट करेंगे और साउथ पोल को हम लोग माइनस एम से रिप्रेजेंट करेंगे जब हम लोग उसके मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। It is dependent on the nature of a material and the area of cross section of the magnet। ठीक है, नेचर और क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है तुम्हारा, ये समझ में आ गया। Now strength of the north pole and the south pole of a magnet is always equal and opposite। ठीक है, स्ट्रेंथ जो होता है तुम्हारा इक्वल और ऑपोजिट होता है, दैट इज एक प्लस एम में है तो दूसरा माइनस एम होगा। इसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, डाइपोल के बारे में बात करेंगे, है ना। तो एक बार तुमने मैग्नेटिक पोल्स जैसे चार्ज तुमने डिस्कस कर लिया, इक्वल और ऑपोजिट चार्ज दो अलग अलग एंड में रख दिए, फिर हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात किया था। उसी तरह से दो मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट्स के ऊपर दो अलग अलग चार्ज, ये है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है प्लस एम और माइनस एम करके, उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक डाइपोल के बीच में बात करेंगे। नाउ force between two magnetic poles, the force of attraction or repulsion Fm between the two magnetic poles of pole strength M1 and M2 separated by a distance r is directly proportional to the product of तुम्हारा, it is directly proportional to the product of M1 and M2 and inversely proportional to r square। कुछ याद आ रहा है, K Q1 Q2 upon r square, हाँ, दो चार्जेस जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सभी के सभी फोर्सेस का एक ही तुम्हारा ब्लूप्रिंट निकल के आता है।
Now, the pole strength are inversely proportional to the square of the distance between their centers. ठीक है? So force is directly proportional to m1 m2 upon r square. ठीक है? So force is equal to k m1 m2 upon r square के बराबर हो चुका है. ठीक है? यहाँ पे k की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है? 10 to the power -7. यही ये पिछले इसमें भी तो सीखा है तुम लोगों ने. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 to the power -7. ठीक है? वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स के बराबर. नाउ वेयर म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है? हाँ, सो क्या कूलम्स लॉ है ना. परमिएबिलिटी, हाँ, दूसरा परमिटिविटी है. एक परमिटिविटी है, दूसरा परमिएबिलिटी है. ठीक है? हाँ, तुम्हारा जो एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज परमिटिविटी. म्यू नॉट जो है तुम्हारा वो परमिएबिलिटी है. ठीक है? नाउ F is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ये फॉर्मूला आई डोंट थिंक तुम लोगों को याद करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा. ठीक है? ग्रेविटेशन में भी सेम फॉर्मूला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी सेम फॉर्मूला था, इसमें भी सेम फॉर्मूला है. ठीक है? दिस इज कॉल्ड द कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर. ठीक है? एम्पियर मीटर के बराबर होता है पोल स्ट्रेंथ का SI unit. Now, suppose m1 is equal to m2 is equal to m, r is equal to 1 meter, force is equal to 10 to the power -7. इसके बराबर हो जाएगा. Force is equal to तुम्हारे पास 10 to the power -7 के बराबर हो जाएगा न्यूटन्स. Now, and तो हमारे पास m की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो तुम्हारे पास यहां पे देखो m1 is equal to m2 is equal to m है. Distance between them both is तुम्हारा 1 मीटर है. फोर्स तुम्हारा 10 to the power -7 न्यूटन्स के बराबर है. तो तुम m को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, 1m को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो. नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल इज सेट टू बी 1 एम्पियर मीटर if it repels an equal and similar pole when placed in vacuum or air at a distance of 1 meter with a force of 10 to the power -7 newtons. ठीक है? तुम्हारा पोल स्ट्रेंथ किसके बराबर हो जाता है? 1 एम्पियर मीटर के बराबर हो जाता है अगर वो एक फोर्स 10 to the power -7 न्यूटन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है ऑन अ सिमिलर पोल विद द सेम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. ठीक है? एक रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट कर सकता है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हमारा 1 एम्पियर मीटर. ये एक बहुत कॉमन सा एक क्वेश्चन निकल के आता है. डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ क्या होता है. इन सब में तुम्हें इसको बस कोई डेरिवेशन नहीं है, ये दिस इज नॉट ए डेरिवेशन. तुम्हें बस ये स्टेटमेंट याद करके रखना है. ठीक है? समझ में आ गया? हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मास 1 kg को कैसे डिफाइन करोगे? 1 kg is defined as the force that exists between two objects of mass 1 kg each. अगर तुम्हारा फोर्स जो है 6.022 into 10 raised power minus 6.6 into 10, नहीं रुको, 6 g का वैल्यू क्या था? 6.7 into 10 raised power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. न्यूटन अगर तुम्हारे दो मासेस के बीच में force is 6.7 into 10 to the power -11 newtons. If these two masses are separated by a distance of 1 meter, 1 मीटर से अगर ये दोनों के दोनों को हम लोगों ने सेपरेट करके रखा हुआ है तो इन दोनों के दोनों मासेस का जो वैल्यू है वो 1 kg कहलाता है. समझ में आ गया? अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, इन 1 kg को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, 1 एम्पियर मीटर दैट इज m, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ, अगर तुम्हारा फोर्स दो पोल्स के बीच में 10 to the power -7 न्यूटन्स ऑफ अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है. ठीक है? अगर तुमने दो पोल्स को 1 मीटर के दूर रखा हुआ है हवा या फिर वैक्यूम के अंदर, ठीक है, और तुम्हारा 1 मीटर के दूर रखा हुआ है, तो इफ दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 10 to the power -7 न्यूटन्स, तो हम लोग बोलते हैं कि एक पोल की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर मीटर के बराबर हो जाती है बोलते हैं. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. नाउ टू पोल्स, one of which is 5 times as strong as the other, exerts on each other a force equal to 0.8 into 10 raised power -3 किलोग्राम weight. Now किलोग्राम weight को न्यूटन्स में कैसे लिखेंगे हम लोग?
किलोग्राम वेट को, केजी वेट का मतलब क्या होता है, 1 केजी वेट इज 9.8 न्यूटन के बराबर। तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझे? हाँ, एक कैलोरी कितनी जूल्स होती है, 4.186 जूल्स के बराबर होती है। तो 10 कैलोरी कितनी हो जाएगी, 41 है ना, वही चीज। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कि 9.8 से। अब तुम्हें क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा हुआ है, फाइंड द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। सो अगर तुम्हारे पास एक का पोल स्ट्रेंथ x है तो दूसरे का पोल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 5x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक का पोल स्ट्रेंथ अगर x है तो दूसरे का 5x के बराबर है। तो फोर्स इज इक्वल टू तुम्हारे पास न्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू x इंटू 5x अपॉन डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर्स के बराबर। ठीक है, सो हमें फोर्स कितना दे रखा हुआ है, 0.8 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -7 इंटू 5x स्क्वायर्ड अपॉन x इंटू एक्स है ना, एक्स स्क्वायर। हाँ हाँ सॉरी, सो 100 इंटू 10 टू द पावर -4 दैट इज 0.02 हो गया। 100 इंटू 10 टू द पावर -4 0.02 दैट इज 10 टू द पावर -2। उसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 टू द पावर ऑफ 2 मिल गया हमें। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.8 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 अपॉन तुम्हारा 10 टू द पावर ऑफ -7 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2। फिर तुम लोग इसका क्या बोलते हैं, वैल्यू निकालो, रूट निकालो, तुम्हारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे दिस इज द आंसर, इसको फिर सॉल्व कर लेना, m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Now, two identical magnets with a length of 100 centimeters, ठीक है, दो identical magnets जिनका length कितना है 100 centimeters are arranged freely with their like poles facing in a vertical, एक सेकंड को, क्या है, two identical magnets with a length of 100 centimeters are arranged freely with their like poles facing मतलब एक दूसरे को लाइक पोल्स फेस कर रहे हैं इन अ वर्टिकल ग्लास, एक वर्टिकल ग्लास ट्यूब के अंदर। ओके, सो ओके, हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है पता है, यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब है तुम्हारे पास। ठीक है, आई थिंक दिस इज हाउ इट लुक्स। एक ग्लास ट्यूब दे रखा है जिसके अंदर दो मैग्नेट्स को रखा हुआ है, दो बार मैग्नेट्स को रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, हाँ, दोनों का लेंथ तुम्हारा किसके बराबर है, ये भी तुम्हारा कितना है 100 सेंटीमीटर्स, ये भी तुम्हारा है 100 सेंटीमीटर्स का। ठीक है, इन अ वर्टिकल ग्लास ट्यूब द अपर मैग्नेट हैंग्स इन एयर अबाउट द लोअर वन, हवा में तुम्हारा तैर रहा है। ठीक है, now the upper magnet hangs in air above the lower one so that the distance between the near poles of the magnet is 3 millimeter के बराबर है। if the pole strength of the pole of these magnets is 6.64 ampere meter, ठीक है, दैट मींस ये वाला m और ये वाला m, तो m की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 6.64 एम्पियर मीटर के बराबर है। ओके, देन डिटरमिन द फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेट्स। तो आसान है, दोनों मैग्नेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है 0.03 3 इंटू 10 टू द पावर -3 है ना, द होल स्क्वायर। सो तुम्हारे पास ये दो पोल्स बन जाएंगे। ठीक है, हाँ, तुम्हारे पास क्या दे रखा हुआ है, लाइक पोल्स दे रखा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, लाइक पोल्स है तुम्हारे दोनों के बीच में, दे आर लाइक पोल्स। समझ में आ गया? नाउ अगर तुम्हारे पास लाइक पोल्स मिल रहा है तो तुम्हारा फोर्स क्या हो जाएगा, विल इट बी एन अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स? रिपल्सिव फोर्स होगा, यहाँ पे लिखा है ना, देखो लिखा हुआ है, देखो आर फोर्सिंग विद द वर्ड, यहाँ पे two identical magnets with their poles facing, with like poles facing in the vertical direction, दोनों के दोनों like poles एक दूसरे को फेस कर रहे हैं।
अरे लाइक पोल्स फेसिंग का मतलब यही होता है। लाइक पोल्स फेसिंग इन अ वर्टिकल, तो हाँ वन डायरेक्शन दो लाइक पोल्स। अरे अरे नहीं रे, नहीं रे, नहीं नहीं, ठीक है तुम्हारे पास, वरना तो अट्रैक्शन होगा ना, खुद सोच के देखो। कोई हैंग नहीं कर रहा, हवा में लटका हुआ है वो, देखो रे ढंग से। हाँ, द अपर मैग्नेट हैंग्स इन एयर, एयर हवा में फ्लोट कर रहा है। एक बात बताओ, तुम्हारा एक पॉजिटिव और नेगेटिव हैंग कराएगा? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके जुड़ नहीं जाएंगे? हाँ अरे नहीं रे बेवकूफ, नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे देखो, फ्लोट ही तो कर रहा है। हैंग का मतलब कोई क्या बोलते हैं, तुम्हारा एक फिश की तरह हम लोगों ने किसी को लटका के नहीं रखा हुआ है। रिपेल, नीचे का जो मैग्नेट है वो ऊपर के मैग्नेट को रिपेल कर रहा है, इसके कारण वो हवा में टंगा हुआ है। देखो नहीं सर, हाँ तो कुछ कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा बहुत। वर्डिंग ये देखो, तो फिर हम दोनों ये सेम क्वेश्चन को पढ़ के अलग कंक्लूजन में कैसे निकले? ये पहली बार मैं भी ये पढ़ रहा हूँ इससे। हाँ, लाइक पोल्स फेसिंग, जो लाइक पोल्स है दोनों सेम डायरेक्शन। कहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है? लाइक पोल्स फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन लिखना चाहिए ना। लाइक पोल्स फेसिंग, मगर अगर लाइक पोल्स एक दूसरे को फेस करेंगे तो फ्लोट कैसे करेंगे? लाइक पोल देंगे तो उसके तो रिपल्स। मैं मार दूंगा, ठीक है? हाँ, ये बेवकूफों जैसे क्वेश्चंस पर पूछा करो। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये नीचे बैठा हुआ है ग्रेविटी के कारण, ये जो है ये क्या कर रहा है? हाँ, ऊपर कहीं धागा लिखा हुआ है? हाँ, कुछ भी लिखा हुआ है ऊपर? हाँ, धागे से क्या बोलते हैं फिर, चेन्स। हाँ, अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, दैट मींस ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, हवा में टंगे थोड़ी बैठे रहेंगे, अट्रैक्ट कर लेगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये एक दूसरे को क्या बोलते हैं, फ्लोट करेगा इसके ऊपर? हाँ, तो हैंग फ्लोट नहीं करा ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रही है? हाँ, हैंग नहीं लिख, हैंग तो सी चीज रखी होता है। तुम ना क्या बोलते हैं, ग्रामर स्कूल जाओ वापस, इंग्लिश के लायक नहीं हो तुम। हैंग, हाँ ठीक है, द अपर हैंग्स इन एयर, हैंग्स इन एयर लिखा हुआ है। हाँ, सो द अपर मैग्नेट हैंग्स इन एयर above the lower magnet so that the distance between the nearest poles of the magnet is 3 मिलीमीटर। ये भी दे रखा हुआ है, दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस दे रखा हुआ है। कितने क्लूज चाहिए और तुम्हें? एक पिक्चर भी बना देते हैं वो लोग। हाँ, वर्डिंग में गलती नहीं है रे, अगर ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया तो तुम गलत समझ लोगे ना। कितना और हिंट चाहिए तुम्हें? हाँ, वो तुम्हारे सामने एक्सपेरिमेंट करके दिखाए क्या अब तुम्हें? ठीक है, सो क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है। नाउ फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो फोर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 इंटू m1 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? 6.64, 6.64 इंटू 6.64 अपॉन r स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर -3 द होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7 इंटू 3, सॉरी 6.64 को मैं 3.3 लिख सकता हूँ, 3 और 3 को काट के, तो सॉरी 2.2 लिख सकता हूँ। हाँ, ये 2 3 है ना नीचे, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2.2, इसको भी मैं 2.2 लिख देता, 6.64 तो क्यों जाना है ना। सो हमारे पास ये हो गया 2.2 इंटू 2.2, अब नीचे 10 टू द पावर -3 है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -6, सो इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 हो गया ऊपर आते आते, ठीक है, ठीक है, ऊपर आते आते तुम्हारा 10 टू द पावर 6 हो चुका है। नाउ यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.2 इंटू 2.2 क्या होता है? 22 टू 22 484, एग्जैक्टली 484 होता है ना 484, 4.84 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा? इंटू 10 टू द पावर -1, दैट इज तुम्हारे पास हो गया 4.84 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.484 न्यूटन्स। समझ में आ गया?
0.484 न्यूटन के बराबर हो गया। और यहां पे मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं रिपल्शन, अभी हवा में टंगा रहेगा। पता है ये जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ना, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या आया? मेरे दिमाग के अंदर वो फ्लोटिंग स्पीकर्स आए जो बहुत फैशन में रहते हैं ना। तुम्हारा एक नीचे एक मैग्नेट रहता है, ऊपर एक स्पीकर रहता है, और स्पीकर तुम्हारे हवा में फ्लोट कर रहा होता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड। ठीक है, वो बोस का एक बिल्कुल क्या बोलते हैं, जब बेस लगता है तुम्हारा वो, तो वो लिटरली वो स्पीकर क्या बोलते हैं, मैग्नेट्स के ऊपर ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है। एटलीस्ट कितना, आई थिंक 1.5 लाख का स्पीकर है वो, 1.5 लाख का है उसमें। हाँ हाँ, अरे बोस नाम के लिए होता है रे, तुम्हें लगता है स्पीकर इतना महंगा होगा? नहीं, नाम के वास्ते होता है। हाँ, बेवकूफ लोग क्या बोलते हैं, अपना पूरा का पूरा खर्चा कर देते हैं एप्पल खरीदने के लिए। हाँ, नाउ मैग्नेटिक डाइपोल, अगला। A magnetic dipole is an arrangement of two magnets. दो मैग्नेट्स का एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जहां पे तुम्हारे पास क्या है, दो अलग अलग मैग्नेटिक पोल्स जो है विद द सेम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में तुम्हारा थोड़ा बहुत डिस्टेंस है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, एक तुम्हारा एक डाइपोल बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A magnetic dipole is an arrangement of two magnetic poles of equal and opposite strength, minus m and plus m, separated by a small distance. A bar magnet, a compass needle, etc. are magnetic dipoles. The two poles of a magnetic dipole or a magnet called the north pole and the south pole are always equal in strength and are opposite nature. Further, such a magnetic pole always exists in pairs. तो तुम्हारा हर एक मैग्नेट जो है, क्योंकि हमारा मैग्नेट आइसोलेशन में एग्जिस्ट कर नहीं सकता है ना, मैग्नेट एक आइसोलेटेड पोल बना के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, तो कोई भी बार मैग्नेट उठा लो, कोई भी मैग्नेट उठा लो, उन सारे के सारे मैग्नेट के पास एक चीज जो है कॉमन रहेगी, वो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ एंड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, ज्योमेट्रिक लेंथ की बात नहीं हो रही है। अगर ज्योमेट्रिक लेंथ दे रखा हुआ है तो सबसे पहले उसे इफेक्टिव लेंथ में कन्वर्ट करना है, वरना कभी कभी क्वेश्चंस में दिया रहता है कि तुम मान लो, ठीक है, ज्योमेट्रिक लेंथ ही इफेक्टिव लेंथ के बराबर है करके क्लियरली लिखा रहेगा तुम्हारे पास। ठीक है, now it is the product of the strength of either poles and the magnetic length of a magnet. It is represented by कैपिटल M. सो जिस तरह से हम लोग हमारा जो पोल होता है, पोल स्ट्रेंथ को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, उसी तरह से हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट जो बड़ा M है उसको हम लोग कैपिटल M से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज द सेम एज दैट ऑफ 2L। ठीक है तुम्हारा, ठीक है, जिस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहां से कहां पे होगा तुम्हारे पास, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, तो तुम्हारा डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी कहां से कहां तक होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। नहीं समझ में आया? तुम्हारा मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, मगर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ के अंदर जाता है, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो होता है साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में तुम्हारे पास रहेगा। Am I clear? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज क्या, जूल्स पर टेस्ला और एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर मीटर। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक पोल जो स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ का वो तुम्हारा एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर है ना। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर, और उसके साथ तुम एक और मीटर को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। कुछ भी याद करना नहीं है, ठीक है, जस्ट इसको क्या बोलते हैं, 2-3 बार रीड मारो, तुम्हारे सर के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक वायर of dipole movement 4 pi ampere meter square is bent in the form of a semicircle. Find the new magnetic moment. ठीक है, तुम्हारे पास क्या था,
लेंथ दे रखा है? नहीं, लेंथ नहीं दे रखा है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है यहां पे, लेट द पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू m, let the effective is equal to 2l। सो तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, इस इंफॉर्मेशन से क्या मिल जाएगी तुम्हें? यू विल गेट m मल्टीप्लाइड बाई 2l, है ना? सो मैग्नेटिक मूवमेंट तुम्हारा m मल्टीप्लाइड बाई 2l के बराबर रहेगा। यहां तक किसी को डाउट? हाँ, m मल्टीप्लाइड बाई 2l के बराबर है, कोई डाउट है? नहीं, ओके फाइन। सो एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। सो मैग्नेटिक मूवमेंट तुम्हारा हो गया m मल्टीप्लाइड बाई 2l। नाउ ये है इफेक्टिव लेंथ। नाउ तुम क्या कर रहे हो, इसकी वैल्यू तुम्हें क्या दे रखी है? 4 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर दे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसी वायर को तुम क्या कर रहे हो? बेंड करके एक सेमी सर्कल बना रहे हो। दैट इज, ये सेमी सर्कल का लेंथ कितना है? 2l के बराबर है ये सेमी सर्कल का लेंथ। मगर तुम्हारा इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया है? इफेक्टिव लेंथ अब इतना हो चुका है। समझ में आ गया? नाउ ये जो वैल्यू है पाई आर इज इक्वल टू 2l के बराबर है ना? 2 पाई आर पूरा का पूरा सर्कल का ये होता है, तो पाई आर क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल का पेरीमीटर, है ना? पाई आर इज इक्वल टू 2l के बराबर है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2l अपॉन पाई, है ना? तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2r इज इक्वल टू 4l अपॉन पाई के बराबर हो गया। देखो तुम्हारे पास क्या था? पाई आर इज इक्वल टू 2l था, तो r की वैल्यू 2l अपॉन पाई हो गई। तो यहाँ पे 2r डिस्टेंस निकल के आ रहा है, सेमी सर्कल है, तो 4l अपॉन पाई के बराबर हो गया है। नाउ m की वैल्यू क्या हो जाएगी? जस्ट बिकॉज तुमने उसे बेंड करके एक सेमी सर्कल बनाया है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, m यहाँ पे m ही होगा। m मल्टीप्लाइड बाई 4l अपॉन पाई के बराबर हो गया। m मल्टीप्लाइड बाई 4l अपॉन पाई, इसको तुम क्या लिख सकते हो? m मल्टीप्लाइड बाई 2l मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन पाई लिख सकते हो। m मल्टीप्लाइड बाई 2l किसके बराबर है? यहाँ पे m मल्टीप्लाइड बाई 2l किसके बराबर है? 4 पाई के बराबर है, तो इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 2 अपॉन पाई, 8 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा 8 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। इज दिस लॉजिक क्लियर? तुमने क्या किया? तुम्हारा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्या चेंज हुआ है? इफेक्टिव लेंथ चेंज हुआ है बिटवीन द टू पोल्स। तो तुमने क्या किया? तुम्हें ऑलरेडी पता था कि m मल्टीप्लाइड बाई 2l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने 2l इज इक्वल टू तुम्हारा पाई आर के साथ इक्वेट कर दिया, आर की वैल्यू निकाली, डायमीटर निकाला 2r करके, 4 पाई अपॉन 4l अपॉन पाई तुम्हारा आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट नया निकालने के लिए क्या किया? पोल स्ट्रेंथ को इफेक्टिव लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया। इसको तुमने ऐसे लिखा, m मल्टीप्लाइड बाई 2l इंटू 2 अपॉन पाई। m इंटू 2l की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, पता है तुम्हें, 4 पाई के बराबर है, पता है तुम्हें, बस पाई पाई कट गया, 8 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर तुम्हारा आ गया। Am I clear? अगला, the length of a magnetized steel wire is L and its magnetic moment is capital M. It is bent into the shape of L with two sides equal. What will be the new magnetic moment? Very easy. ठीक है, लेंथ कितना है? L, तो ये लेंथ और ये लेंथ कितना हो जाएगा? L अपॉन 2, L अपॉन 2, है ना? तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? L, अगर तुम्हारे पास, यहां नहीं समझ गया मैं, मेरे को पता है तुम समझ गए, अगर तुम्हारे पास ये a है, ये a है, तो ये क्या बन जाता है तुम्हारा? a रूट 2, है ना? a रूट 2 के बराबर हो जाता है तुम्हारे पास। नाउ यहां पे तुम्हारे पास क्या है? a की वैल्यू क्या है तुम्हारी? दिस a की वैल्यू क्या है? l अपॉन 2, सो l अपॉन 2 रूट 2 हो गया, इज इक्वल टू
L अपॉन रूट टू, या फिर L अपॉन L रूट टू अपॉन टू ही लिख लो, L अपॉन रूट टू लिखने के बजाय, क्योंकि एंड में तो तुम्हें रूट टू को ऊपर लाना ही है, तो L रूट टू अपॉन टू लिख दिया, तुम्हारा ये लेंथ निकल के आ गया। ठीक है, नाउ यहां पे जब ओरिजिनल लेंथ कितनी थी तुम्हारे पास, ओरिजिनल मैग्नेटिक मूवमेंट थी तुम्हारी m, दैट इज हमें दे रखा हुआ है तुम्हारे पास कैपिटल M इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई 2l के बराबर है ना, दिस इज द ओरिजिनल मैग्नेटिक मूवमेंट। नाउ नया मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर है, m इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई 2l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l रूट टू अपॉन टू, l रूट टू अपॉन टू, हाँ कि ना। सो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, m इज इक्वल टू, यहां पे अगर ऊपर 2 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटू रूट टू कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा, m इंटू 2l अपॉन 2 रूट टू हो गया, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो तुम्हारे पास अरे सॉरी ये कट गया, तुम्हारे m इंटू एल हो गया, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं थी, हाँ ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास m डैश इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन रूट टू के बराबर हो गया। ठीक है, आंसर m अपॉन रूट टू एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर। इज दिस क्लियर, इसमें किसी को डाउट, आगे बढ़ते हैं। नाउ ये पहले सेक्शन में कितने और पेजेस बचा है एक बार बता सकते हो मेरे को, 2 और पेजेस बचा है, ठीक है। हाँ 1 2 बस, हाँ वो ठीक है। नाउ बार मैग्नेट एज एन स्मॉल नंबर इनटू कैपिटल नंबर, ये देखो m इंटू एल की वैल्यू क्या है, नहीं m इंटू एल तुम्हारा कैपिटल M के बराबर है। यहाँ पे देखो ना, तुम्हारा यहाँ पे टोटल लेंथ L है तुम्हारे पास, हम लोगों ने 2L नहीं लिया था, L/2 लिया था, इसलिए अगर तुम्हें ढंग से करना है तो 2L लेना ज्यादा अच्छा रहता, तो ये तुम्हारा L और ये L हो जाता, तो तुम्हारा और अच्छे से आंसर आता। हाँ अरे हाँ, वो भी लेंथ ही L दे रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, the magnetic field lines for a bar magnet and a current carrying solenoid resemble very closely, therefore bar magnet can be thought as a large number of circulating currents in analogy with a solenoid। ठीक है, अलग अलग बहुत सारे तुम्हारे सर्कुलर लूप्स एक साथ लगे हुए हैं, और ये सारे के सारे तुम्हारे सर्कुलर लूप्स क्या कर रहे हैं, हाँ एक के बाद एक मैग्नेट की तरह तुम्हारा एक्ट कर रहे हैं, है ना। सॉलिनॉइड क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे, एक लंबा सा एक स्प्रिंग होता है ना, उसके अंदर तुम्हारे पास बहुत सारे लूप्स होते हैं, तो हर एक लूप तुम्हारा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बार मैग्नेट की तरह तुम्हारा बिहेव कर रहा है ना। नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया बोलो, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं, ये देखो ये है सोलेनॉइड, तो ये तुम्हारा नॉर्थ पोल साउथ पोल, 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 फिर इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हारे सोलेनॉइड के अंदर। एक लंबा सा बड़ा सा सोलेनॉइड को हम लोग इंडिविजुअल बार मैग्नेट्स, हर एक लूप को एक बार मैग्नेट की तरह हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सो कटिंग अ बार मैग्नेट इनटू हाफ इज लाइक कटिंग अ सोलेनॉइड, वी गेट टू स्मॉलर सोलेनॉइड्स विद वीकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, जितना ज्यादा तुम मैग्नेट को काटोगे उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वीक होती जाएगी। ठीक है, the field lines remain continuous emerging from one face of the solenoid and entering into the other। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा ऐसे जाएगा, बीच से अगर मैंने इसको काट दिया तो क्या होगा, इफ आई कट इट फ्रॉम द मिडल, ऐसे बीच से काट दिया, ये नॉर्थ है, अभी भी ये साउथ है, तुम्हारा अगेन लूप कंटिन्यूअस ही होने वाला है, लूप इज गोइंग टू रिमेन कंटिन्यूअस, बट तुम्हारा
फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट Ni। ठीक है, दैट इज तुम्हारे नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम हो गए, ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वन कैन टेस्ट द एनालॉजी बाय मूविंग अ स्मॉल कंपास नीडल by moving a small compass needle in the neighborhood of the bar magnet and a current carrying finite solenoid and noting that the deflection of the needle are similar in both the cases। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन हम लोग महसूस कर रहे हैं दोनों के दोनों में सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब क्या है? एक बड़े से सोलेनॉइड को अगर तुम काट दो, एक बड़े से बार मैग्नेट को काटने की तरह ही होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। To prove mathematically that magnetic field produced by a solenoid at any point on the axial line is the same as that of a bar magnet. This analogy between the bar magnet and a solenoid can be shown by calculating the magnetic field at an axial point of a solenoid which resembles that of a bar magnet. Axial point मतलब क्या है? ये देखो, ये जो solenoid है, इस सोलेनॉइड का ये जो है तुम्हारा एक्सियल पॉइंट है। यहां पे नोटिस करो रे, यहां पे देखो, तुम क्या पढ़ रहे हो? यहां पे फोकस करो। ठीक है, हाँ, मिसमैच हो जाता है तुम्हारा। हाँ, ओके। लेट आई बी द करंट पासिंग थ्रू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का काम क्या होता है? सोलेनॉइड एक नेचुरल मैग्नेट है क्या? नहीं, सोलेनॉइड एक मैन मेड मैग्नेट है। दैट इज, जब तक तुम उसके अंदर से तुम इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करोगे तब तक वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर नहीं सकता। ठीक है, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेट आई बी द करंट पासिंग थ्रू अ सोलेनॉइड एंड ए बी द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, 2L be the length of the solenoid and N be the number of turns per unit length। ठीक है, so हमारा जो स्मॉल n है वो क्या है? कितने टर्न्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पर यूनिट लेंथ तुम्हारे। ठीक है, दैट इज स्मॉल n। नाउ let P be the pole, P be the point at a distance of r from the center at which the magnetic field is to be calculated। ठीक है, सेंटर में तुम्हारा रखा हुआ है, सेंटर से कितना दूर तुम्हारा ये है वो तुम्हारा P बता रहा है। If m is the magnetic moment of the solenoid, then m is equal to total number of turns multiplied by current multiplied by the cross sectional area। So total number of turns मतलब कितना हो जाएगा? सोलेनॉइड का लेंथ कितना था? 2L के बराबर था। सोलेनॉइड का लेंथ वाज इक्वल टू 2L। ये वर्टिकल लेंथ की बात कर रहा हूं। ठीक है, और n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, है ना? समझ में आ गया? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिल गया। करंट क्या है तुम्हारा? I के बराबर है। करंट इज द I दैट इज फ्लोइंग हियर, और यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया हमारे पास? पाई a स्क्वायर के बराबर हो गया। नाउ B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 अपॉन r क्यूब के बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, so this value becomes equal to mu naught upon 4 pi 2m upon r cubed। ठीक है, नाउ यहां पे B क्या है तुम्हारा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, B तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू डिराइव दिस। तुम डिराइव करना है तो तुम्हारा वही जो तुम्हारा ये सेम फॉर्मूला पता है कहां पे तुमने डिराइव किया है? इलेक्ट्रिक डाइपोल में तुमने डिराइव किया हुआ है। ठीक है, जहां पे तुम्हारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है 2m अपॉन r क्यूब, तुम्हारा एक्सियल पॉइंट पे तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है वो सेम वैल्यू यहां पे है। सेम, इट्स एब्सोल्युटली द सेम। ठीक है, ये वहां पे क्या था तुम्हारा? फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था तुम्हारे पास? 2p। p इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, m इज द मैग्नेटिक डाइपोल। भूल गए क्या वो वाला पोर्शन? p की वैल्यू क्या होती है? p इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाई 2a, है ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल q मल्टीप्लाइड बाई 2a के बराबर है। नाउ b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब के बराबर है। सेम डेरिवेशन तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में था वही डाइपोल इसको तुम्हारा यहां पे भी लगाना है। ठीक है, r क्यूब क्या है तुम्हारा? द डिस्टेंस दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट,
This is the expression for magnetic field on the axial line of a short bar magnet. ठीक है? If the magnetic moment of a bar magnet is thus equal to the magnetic moment of an equivalent solenoid that produces the same magnetic field. ठीक है? तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट जो है उसको हम लोग एक सोलेनॉइड जो एक इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है? वी आर जस्ट इक्वेटिंग देम टुगेदर. नाउ ये फॉर्मूला तुम अगर डिराइव करना है कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हारा ये पूछा नहीं जाता. ठीक है? हाँ, ये डेरिवेशन में तुम्हारा यूजुअली नहीं आता है. क्या आता है कि इन्होंने डिराइव कर रखा है क्या? नहीं. ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ बार मैग्नेट. The strength of the magnetic field at any point is defined as the force experienced by a hypothetical unit north pole placed at that point. It is a vector quantity. ठीक है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है तुम्हारी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. So the strength of the magnetic field at any point is defined as the force experienced by a hypothetical north pole. The electric field is defined as the force that exists on a unit charge placed in the vicinity of the electric field. ठीक है? So is defined as the force experienced by a hypothetical unit north pole placed at a point. ठीक है? एक पॉइंट पे तुमने लगा के रखा हुआ है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है. उसी तरह से तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो भी तुम्हारी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. ठीक है? आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके इसको समझने की कोशिश करते हैं. नाउ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B is the direction along which the hypothetical unit north pole would tend to move if free to do so. ठीक है? दैट मींस अगर तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है एक नॉर्थ पोल है, वो कहां की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा? तुम्हारा जो बार मैग्नेट है उसके साउथ पोल की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा. We have used the word hypothetical unit north pole in the above discussion because an isolated magnetic north pole does not exist. ठीक है? एक यूनिट नॉर्थ पोल को हम लोगों ने इसलिए रखा है, हाइपोथेटिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अकेला नॉर्थ पोल तुम्हारा कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है. ठीक है? नाउ एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड. तो when a point lies on the axial line of a bar magnet, ठीक है? एक्सियल लाइन मतलब ये वाला सेंटर से जाने वाले लाइन में अगर तुम्हारा एक पॉइंट लाई करता है तो उसके ऊपर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है पूछा जा रहा है. लेट 2L बी द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट. एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक लेंथ ले लिया हम लोगों ने 2L विथ सेंटर O. द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट विल बी हाउ मच? हाँ, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? M मल्टीप्लाइड बाई 2L के बराबर है ना. M मल्टीप्लाइड बाई 2L के बराबर हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट. नाउ तुम्हारे पास क्या है? D इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट. ये जो D है, यहां से सेंटर से तुम्हारा जो पॉइंट है जहां पे तुम्हें तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस तुम्हारा है D. D is the distance of the point P on the axial line from the center of the magnet. If M is the strength of each pole, हर दोनों पोल का क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ तुम्हारे M के बराबर है. If M is the strength of each pole, then the magnetic field strength at P due to the north pole of a magnet is given as. ठीक है? ये नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट कितना तुम्हारा ये लगाएगा इसके ऊपर. देखो, देखते हैं. यहां पे तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है. ठीक है? हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास 1 यूनिट है उसका जो मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ किसके बराबर है? यूनिट स्ट्रेंथ के बराबर है. तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M इंटू 1 अपॉन NP द होल स्क्वायर. दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन D माइनस L. ये डिस्टेंस क्या है तुम्हारे पास? दिस डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक तुम्हारे पास है D, और ये जो है तुम्हारे पास दिस डिस्टेंस इज योर L. सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? दिस विल बिकम
d माइनस एल, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास d प्लस एल। देखो दिस डिस्टेंस इज d, d माइनस ये जो डिस्टेंस है ये है l। सो नॉर्थ पोल से तुम्हारा कितना दूर है, d माइनस एल डिस्टेंस दूर है, ठीक है। और साउथ पोल से कितना दूर है तुम्हारा, d प्लस एल डिस्टेंस दूर है तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m इंटू 1 अपॉन np द होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d माइनस l द होल स्क्वायर अलोंग np। हाँ तुम्हारा यूनिट है ना, इट इज यूनिट। मैग्नेटिक मूवमेंट जो उस इसका है, यूनिट लिया है हम लोगों ने, यूनिट वैल्यू ले रखी है। हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल विथ अ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। सो 1 यूनिट का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है हमारे पास। ओके, सो b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वैल्यू निकल के आ गई। नाउ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट p ड्यू टू साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज गिवन एज क्या। अब साउथ पोल तुम्हारा क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा उसे, ठीक है। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m into 1 upon sp the whole square, that is d plus l the whole square के बराबर हो गया। Now the magnetic field strength at point P due to the bar magnet, b1 minus b2 क्यों, एक तुम्हारा रिपेल करके पॉजिटिव फोर्स निकाल रहा है, दूसरा तुम्हारा अट्रैक्ट करके क्या कर रहा है, नेगेटिव फोर्स बना रहा है। सो ऑटोमेटिकली तुम्हारा b1 माइनस b2 के बराबर हो जाएगा। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d माइनस l द होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू d प्लस l द होल स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर निकाल दो, m को भी बाहर निकाल दो, 1 अपॉन d माइनस l द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन d प्लस l द होल स्क्वायर। तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, नीचे क्या है तुम्हारे पास, ए ऊपर है, ऊपर तो तुम्हारा d प्लस एल द होल स्क्वायर माइनस d माइनस एल द होल स्क्वायर हो गया, तो क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे 4LD हो जाएगा। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा 2ab प्लस 2ab इज इक्वल टू 4ab बचा, है ना। तो 4 इंटू डी इंटू एल बच गया यहाँ पे, 4 इंटू डी इंटू एल अपॉन यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। देखो d माइनस एल द होल स्क्वायर इंटू डी प्लस एल द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, d माइनस एल इंटू डी माइनस एल इंटू डी प्लस एल इंटू डी प्लस एल हो गया, है ना। ये d माइनस डी प्लस एल इंटू डी माइनस एल क्या बनाया तुम्हारा, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या बनाए तुम्हारे, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन गए तुम्हारे, यहां पे भी डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के बराबर हो गया। अब डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब यहां पे देखो m इंटू 2l की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल M के बराबर होता है ना। यहां पे m इंटू 2l की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल M। सो यहां पे क्या बचेगा, म्यू नॉट इंटू m इंटू 2d, म्यू नॉट इंटू m इंटू d 2d अपॉन 4 पाई इंटू डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। नाउ एल क्या था तुम्हारा, इट वाज द इफेक्टिव डिस्टेंस। अगर डी की वैल्यू तुम्हारी बहुत ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू एल, दैट इज तुम्हारा व्हेन द डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल, एल जो है तुम्हारा बहुत छोटा है कंपेयर टू डी, तो ये डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर लिख सकते हो। सो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2md अपॉन डी स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहां पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2md अपॉन डी क्यूब, डी की पावर 4, ये दोनों के दोनों कट के क्या बन गए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब के बराबर आ गया, ठीक है। यही फॉर्मूला तुम्हारा बन रहा है यहाँ पे, 2m अपॉन डी क्यूब के बराबर निकल के आ रहा है, ठीक है। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब, फॉर्मूला तुम्हारा बन गया। अब तुम्हारे पास क्या है, इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए आई थिंक हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ये वाला क्वेश्चन अभी के लिए कर लेते हैं, ठीक है।
देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, अगली क्लास में मैं दोनों का डेरिवेशन लिखवा दूंगा, ठीक है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सियल फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर्स, ओके, at 5 of bar magnet of length 5 centimeters at a distance of 50 centimeters from its midpoint. The magnetic moment of the bar magnet is 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो m की वैल्यू दे रखा हुआ है हमें, ठीक है, और क्या क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे l की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है, और कुछ नहीं दिया ना मैं। हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2md अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास। नाउ इसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाओ, इज इक्वल टू 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू कैपिटल एम की वैल्यू क्या है 0.4 इंटू डी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 50 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर्स में दे रखा है, मीटर्स में कन्वर्ट करना है, अपॉन 50 माइनस 50 स्क्वायर 50 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2 द होल स्क्वायर, ठीक है। नहीं, रुको 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 रुको, यही है ना आंसर। हाँ, मैंने 10⁻⁻2 को बाहर निकाल दिया, उसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया। म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 2 0.4 15 × 10⁻², और ये तो ऐसे ही कट गया तुम्हारे पास, ऐसा एक कट गया, ओके। सो यहाँ पे 50 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर द होल स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे फिर यहाँ पे 10⁻⁻4 होना चाहिए। हाँ ठीक है, अब सही है। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारे पास? नहीं, कहाँ पे स्क्वायर काटा है? अरे यार, छोटा कहाँ पे है? ये तो कंपेरेबल डिस्टेंस हुआ ना, 5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। 550 ज्यादा बड़ा कहाँ है? अरे, तो फिर आंसर बहुत आसान आ जाएगा तुम्हारे पास। ये नीचे का पूरा तुम्हारा कट के डी क्यूब्ड बन जाएगा नीचे। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब्ड हो गया, 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 0.4 अपॉन तुम्हारा d की वैल्यू क्या है 50 इंटू 10⁻⁻2 द होल क्यूब्ड। सो 10⁻⁻7 इंटू 2 into 0.4 is 0.8 upon 5 5 are 25 125 125 0 0 0 into 10⁻⁻6। हम्म
समथिंग लाइक दैट, यही आ रहा है क्या? 10 टू द पावर -7, 32.5 कितना हो जाएगा? 5 6 32, हाँ 6.4 सही आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। 6.4 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला इज इक्वल टू 6.4 इंटू -7 टेस्ला के बराबर आंसर आ रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे खत्म कर देते हैं और बाकी को हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थर्सडे को भी यही बुक लेके आ जाना। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिले। चलो, सो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे मोर वीडियोस के लिए आप बने रहिए। अगली क्लास में ये वीडियो पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, आई होप सो। अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।